बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी में वो कैसे एक्ट करता है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जैसे आपको पेन हो तो आप क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं। आप पेन किलर देने से क्या होता है, उससे ये होता है कि जितने भी पेन से रिलेटेड मीडिएटर्स होते हैं उनको आप इनहिबिट कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं, एराकिडोनिक एसिड को इनहिबिट करते हैं, एनएफ अल्फा को, टीएनएफ अल्फा को भी आप इनहिबिट करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है हर चीज का। तो आपकी बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है, एंड इट एक्ट्स थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है कि जो दिमाग है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। जैसे आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज्ड होते हैं एक जगह पे और लोकली इफेक्ट करते हैं। इनका ऐसा नहीं होता। इनका ये है कि रिफ्लेक्स आर्क का मैकेनिज्म होता है। परसेप्शन के न्यूरॉन्स अलहदा होते हैं, उसके बाद उसको ब्रेन में जाके उसको मोटर न्यूरॉन्स और होते हैं जो कि सारे प्रोसेस को एप्रीहेंशन करते हैं सारे प्रोसेस की, और फिर इफेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेजेस को लेके इफेक्टर ऑर्गन पर ले आते हैं। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म। तो नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात नहीं करते क्योंकि वो आ जाता है फिर सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम, फार्माकोलॉजी आ जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये होता है कि इफरेंट डिवीजन होते हैं और एफरेंट डिवीजन होते हैं। अब इफरेंट और एफरेंट में क्या होता है, इफरेंट में ये होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो यहाँ से एग्जिट हो रहे होते हैं, और एफरेंट डिवीजन ये होती है कि जहां से न्यूरोट्रांसमीटर टुवर्ड्स द ब्रेन आ रहे होते हैं। ओके, एफरेंट डिवीजन में फिर ये होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, दूसरा सोमैटिक सिस्टम आ जाता है। ऑटोनॉमिक में फर्दर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने जो स्टडी करना है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करना है। ऑटोनॉमिक सिस्टम इसका ऑलरेडी जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है बेसिकली वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट से रिलेटेड है, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें होता यही है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं, और ये इफेक्टर ऑर्गन पे जाके फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब होता ये है कि बेटा फेयर में, हाइपोग्लाइसीमिया में या एक्सरसाइज सिचुएशन में आपके ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अप रेगुलेट होता है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, तो बॉडी की एक एबिलिटी होती है इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मीट करने के लिए। तो बेसिकली वो एबिलिटी क्या होती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही होता है। Although continually to some degree in maintenance of the tone of the blood vessels, sympathetic nervous system has the ability to adjust the responses in stressful situations such as trauma, fear, hypoglycemia and exercise. Effect of stimulation of sympathetic nervous system. Effect of sympathetic outflow is to increase the heart rate, blood pressure, and to increase the blood flow to the skeletal muscle without diverting the flow to the skin and internal organ. बेटा, ये हार्ट रेट जो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर उसी से बढ़ जाता है। ये बेसिकली ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन की वजह से। जैसे खौफ के अंदर आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अप रेगुलेट होता है। अगर ये थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है बॉडी इसको, लेकिन अगर नहीं करती तो फिर हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डाउन रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन। दो सिचुएशन होती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। ऑल्दो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमारी बॉडी का जो डोमिनेंट सिस्टम है बेटा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सर, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये ऑन डिमांड जो है ना ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है।
It is important to prepare the body against the uncertain situation and uncertain stimuli. These reactions are triggered by the direct stimulation of sympathetic activation of the effector organs and the stimulation of adrenal medulla to release more adrenaline and lesser amount of noradrenaline in the bloodstream and promote the responses in the effector organ. देखें, जब sympathetic nervous system होगा तो आगे दो तरह के हमारे पास, एक वो तो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन एड्रेनालिन और दूसरा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जनरल। तो जनरल में तो यही होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा खारिज होता है, लेकिन जो एड्रीनल मेडुला के थ्रू स्टिमुलेशन होती है उसमें एड्रेनालिन ज्यादा होता है और नॉरएड्रेनालिन कम होता है। फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? Parasympathetic division is involved to maintain the homeostasis within the body. To accomplish this, it maintains essential body functions such as digest and elimination of the waste. बेटा इसीलिए कहते हैं खाना खा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, क्योंकि अगर आप रेस्ट करेंगे तो वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट रहेगा और जब वो डोमिनेंट रहेगा तो डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहेगी। दिस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर लाइफ। This system usually opposes the sympathetic nervous system and dominates over it. Rest and digest situation. जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी बॉडी का जो डोमिनेट मैकेनिज्म है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक वो सिचुएशन समटाइम अराइजेस ऑन द ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनी अनसर्टेन स्टिमुलाई या अनसर्टेन सिचुएशंस। लेकिन अगर वो अनसर्टेन स्टिमुलाई और अनसर्टेन सिचुएशंस ना हो तो आपकी बॉडी के ऊपर जो डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही होता है। ओके, दिस एक्ट्स एज इनवॉलंटरी, देन मेनी अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट सिम्टम्स वुड अपीयर सच एज इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। दिस सिस्टम डज नॉट एक्ट फंक्शनल यूनिट एज एन entity but it acts on the specific organs such as stomach or eyes। ये एक ही सिस्टम के तौर पे काम नहीं करता बल्कि ये पूरे ऑर्गन पे एक्ट करता है, स्टोमक पे एक्ट करता है अलहदा, आईज पे अलहदा। ओके, रोल ऑफ सीएनएस ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी क्या एक्शन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे? Autonomic nervous system is a motor system and it does not require sensory input from the peripheral structure to provide information about the state of affairs in the body. These information will be provided by the stream of afferent impulses originating from the viscera and the other autonomically innervated structure that travel to integrating the center into the central nervous system such as hypothalamus, medulla oblongata and spinal cord। बेटा इसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को किसी और सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जो एक अपना एक सिस्टम होता है जिसमें एफरेंट इम्पल्सेस होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन ले आती हैं और ले जाती हैं। तो ये या जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किडनी के अंदर भी इनर्वेट कर रहा होता है। तो अमूमन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और वो इंफॉर्मेशन का जो सोल्यूशन होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गन्स को। लेकिन बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जाती हैं, सच एज हाइपोथैलेमस, वो चंद होंगी, वो ज़्यादा नहीं होंगी। हाइपोथैलेमस में जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी इंफॉर्मेशन जाती हैं। तो बेसिकली जो सीएनएस और एएनएस है बेसिकली वो कनेक्टेड हैं, लेकिन आप ये देखें एएनएस के जितने भी फंक्शंस होंगे वो इनवॉलेंट्री होंगे, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके जो फंक्शंस होते हैं अमूमन वो वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं। The center responds to impulses by sending out efferent impulses via the autonomic nervous। रिफ्लेक्स आर्क का मैकेनिज्म है बेटा, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ये आप इसको एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दे आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन द कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च एंड वीना कैवा। ये 4 जगहों पे बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स का काम ये होता है, ये ब्लड प्रेशर को एप्रीहेंड करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्रेन वहां से नॉरएड्रेनालिन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो बैरो रिसेप्टर फौरन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वहां से वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन
को इंक्रीज हो जाएंगी और एसिटाइलकोलिन खारिज होगा और उससे ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये बैरो रिसेप्टर हमारी बॉडी में 4 जगहों पे मौजूद होते हैं। हार्ट पे, कैरोटिड साइनस पे, कैरोटिड साइनस होती है बेटा वो जगह जहाँ कैरोटिड आर्टरी जो है ना नहीं सॉरी कैरोटिड साइनस ये होती है ये गर्दन के अंदर जिसको हम शेरक बोलते हैं, एओर्टिक आर्च एंड वेना कैवास। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें कोई न्यूरॉन्स नहीं होते। केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन दी सेल्स ये होती है कि न्यूरोट्रांसमिशन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल सिग्नलिंग इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन एडिशन टू न्यूरोट्रांसमीटर अदर टाइप्स ऑफ द केमिकल सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स अच्छा हार्मोन्स, लोकल मीडिएटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये 3 चीजें हैं। इनकी एग्जांपल बता दिए। हार्मोन लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं और लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये डक्ट के थ्रू मूव करते हैं। अच्छा उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के लिए नर्व्स होती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल होती है, तो वो इस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर की ओवर 50 सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और इसमें जो है ना बेसिकली 6 जो है वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड गैबा। और गैबा मीन्स गैबा अमीनोब्यूटारिक एसिड आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ द ड्रग्स। ईच ऑफ दीज बाइंड्स, ये आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन हमारे सिलेबस में शामिल है। एसिटाइलकोलिन हमने तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई हुई है कि प्री गैंग्लियनिक जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो होंगे एसिटाइलकोलिन, जबकि पोस्ट सिनेप्टिकली एसिटाइलकोलिन होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होगा। नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होगा, जबकि सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला उसमें से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों रिलीज होंगे। लेकिन एपिनेफ्रिन जो है ना अबंडेंट होगा और जो नॉरएपिनेफ्रिन होगा वो लेस अबंडेंट होगा। तो ये दोनों ये जाके फिर इफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर पे अटैच होंगे और अपना रिस्पॉन्सेस। ये नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस है बेटा, ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। ये इसको आप जरा देख लीजिएगा। इसके भी वैसे ही 5-6 स्टेप हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन के लिए सिंथेसिस ऑफ ट्रांसमीटर कि ये सिंथेसाइज्ड कैसे होते हैं, स्टोरेज कैसे होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, टेरोसिन से डोपा बनता है, डोपा से डोपामीन बनता है, फिर डोपामीन दोबारा वो जैसे एसिटाइलकोलिन बना था तो ये फिर वेसिकल में आएंगे, फिर कैल्शियम का करंट आएगा, ये यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, फिर एक प्री सिनेप्टिक पे अटैच्ड होगा, एक पोस्ट सिनेप्टिक पे अटैच्ड होगा। जिस तरह एसिटाइलकोलिन जो है ना एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज से डिग्रेड होता था, यहाँ जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये 2 तरह के एंजाइम के थ्रू से डिग्रेड होता है। एक तो होता है कैटाकोलामीन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफेरेज COMT से होता है, और जबकि जो दूसरा होता है वो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये इसका है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उसकी आगे थ्योरी है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ मिथाइल ग्रुप का है। एपिनेफ्रिन में मिथाइल होता है जबकि नॉरएपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता। तो ये आपने देख लेना है। और ह्यूमन जो एड्रिनल मेडुला होता है जहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों रिलीज होते हैं, contains approximately 4 times as much epinephrine than the norepinephrine. एड्रिनर्जिक रिसेप्टर बेटा 4 तरह के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। आगे इसकी भी सब टाइप्स हैं, लेकिन अगर वो लेक्चर होता क्लास में तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता। तो अल्फा 1 के जो फंक्शन है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया, मीडियासिस डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल साइज हो गया। अल्फा 2 के इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन और इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि इट मीन्स कि अगर आप अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो इट मीन्स कि इंसुलिन की रिलीज बंद हो जाएगी। जब इंसुलिन की रिलीज बंद हो जाएगी तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बीटा 1 टैकीकार्डिया, लिपोलिसिस और इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन,
बीटा 2 वेजोडाइलेशन होता है, स्लाइटली डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाती है, ब्ला ब्ला ब्रोंकोडाइलेशन एंड देन सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको जरा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको देखकर लेक्चर रिकॉल हो जाएगा। ये वही स्टेप, बस ये दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू ऐड करते हैं, और दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं जो कि एक्ट करते हैं थ्रू लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। जैसे अब हमने पढ़ा था नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस पढ़ाई है अभी 2-3 स्लाइड्स पहले, तो हमने आगे उसके रिसेप्टर्स पढ़े थे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। फिर एसिटाइलकोलिन पढ़ी तो उसके एसिटाइलकोलिन के दो आ गए, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो ये दो रिसेप्टर्स हैं।